कैसा लगे जब आपको पहले से ही प्रश्न पत्रों का अंदाज़ा लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ आज के केवीएस के पेपर की। केवीएस में जो पीआरटी में ईवीएस का पेपर पूछा था, इन्होंने एक-एक क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से किस-किस चैप्टर से पूछा था, इस खास क्लास में वही इंपॉर्टेंट है कि कौन-कौन सी लाइन से पूछा था, किस-किस चैप्टर से पूछा था। कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आज की इस क्लास में आप जान जाएँगे, इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी करनी है। अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट करना है। तो चलिए आज की क्लास को बिना स्किप करे पूरा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें मैं रीज़न के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन में से एक कथन सही है, एक कथन गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, तो बताना है। सबसे पहला कथन है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन और पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे होते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कथन फर्स्ट है, पहला है, इसमें कपास, ऊन और रेशम ये तीन जो होते हैं ना, ये तीन प्राकृतिक होते हैं, ये तीन होते प्राकृतिक हैं। अब लेकिन ये जो नायलॉन चौथा दिया गया है, ये संश्लेषित होते हैं, ये सिंथेटिक होते हैं, ये केमिकल से बनाए जाते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से ये जो कथन एक है ये गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नायलॉन जो है संश्लेषित रेशा होता है। कथन दो क्या कह रहा है, संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, ये बात सही है। सिंथेटिक फाइबर मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ये संश्लेषित या मानव निर्मित रेशा कहलाता है। इसका मतलब हो गया कि कथन दो सही है, कथन दो सही है और कथन एक गलत हो गया, ये नायलॉन के कारण। ठीक, इसमें जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है इसमें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। एक तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम, जो इसकी पहली लाइन और दूसरी लाइन है, सेम टू सेम आपको ये लिखी मिलेगी एनसीईआरटी में क्लास 8th की किताब में। अब क्लास 8th की कौन सी किताब है, साइंस की, विज्ञान की किताब में आपको ये हूबहू मिलेगा। आप चैप्टर भी जान लीजिए कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है। तो ये पूछा गया है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक नाम का चैप्टर है, उससे पूछा गया है। आप एक काम करिएगा, ओल्ड एनसीईआरटी ओपन कर लीजिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी में अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं इस चैप्टर की जानना ज़रूरी है। देखिए कपास कॉटन को कहते हैं, ये प्लांट फाइबर है। वूल जो होता है, ऊन है, ये एनिमल फाइबर है। सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से लिया जाता है, और ये तीनों ही नेचुरल फाइबर है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, नायलॉन और पॉलिस्टर, ये दोनों जो है सिंथेटिक फाइबर होता है। किस चीज़ से, ये लॉन्ग चेन होती है पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स मतलब एक ही टाइप के जो उसमें कंपोनेंट्स रहते हैं वो जुड़े रहते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन से बने होते हैं नायलॉन और पॉलिस्टर। अब बात कर लेते हैं रेयॉन की। देखिए रेयॉन, अब मैं क्यों बोल रही हूँ रेयॉन, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी कॉटन, वूल, सिल्क दिया है, अगली बार आपका रेयॉन आ सकता है। तो रेयॉन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। और रेयॉन बनता किससे है, वुड पल्प से बनता है। तो बनता नेचुरल चीज़ों से है, लेकिन बनाते कौन है, मनुष्य बनाते हैं, जिसके कारण इसको सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। अब इसमें एक आता है पेट, पीईटी। ये पेट होता क्या है, पॉलीएथिलीन टेरिफ्थलेट, ये पेट होता है। और इसका फुल फॉर्म तो आपने देख लिया, अब इसको देख लीजिए, ये कौन से काम में आता है, बॉटल बनाने के काम में आता है, बर्तन बनाने के काम में आता है, फिल्म में और तार बनाने के काम आता है। ठीक है, तो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जानने को मिल गया, और चैप्टर का नाम भी जान गए आप, और क्लास 8th की साइंस की बुक से। तो उठा करके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं तो क्लास तो दूंगी ही आपको। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसमें क्या होगा कि जल्दी से आपकी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी और समझ भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 162 है। तो ये इसमें पूछा गया, इसमें भी दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है एक कारण है। तो देखते हैं कथन का कारण सही है कि नहीं, या फिर कथन ही सही है। तो इसमें कहा है कि कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सूक्ष्म कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। अब इसका कारण देख लेते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। ये बात सही है, ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु और रोगजनक कहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैथोजेंस ही कहते हैं। कोई दूसरे कारण की वजह से मनुष्य, जानवर, पौधे बीमार नहीं होते, ऐसा नहीं है। वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, मतलब और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से मनुष्य में रोग होते हैं। तो ये जो कथन है इसका सही कारण ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड करेक्ट होगा, क्योंकि रोग उत्पन्न करने वाले को तो रोगजनक कहेंगे ही, लेकिन जरूरी नहीं सिर्फ रोगजनक के कारण ही, पैथोजेंस के कारण ही उसमें वो चीज़ बीमारी लगी हो। कुछ वायरसेस भी होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसलिए जो कथन
और कारण है वो दोनों, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अब ये चैप्टर आया कहाँ से है, इसको भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ये आया है आपके सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु से। तो ये क्लास 8th की बुक है साइंस की, वहाँ से आया है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन ये ऐसा है जो कि क्लास 8th से आया है साइंस की बुक से। चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। आपको हूबहू ऐसा मिल जाएगा आपको सेंटेंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है। 163 कह रहा है कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मनुष्य अपना भोजन पौधों और जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं, इसलिए असमर्थ होते हैं। नहीं, ये बात नहीं है कि दो जंतुओं और पौधों से प्राप्त करते हैं इसलिए वो अपना असमर्थ है, ये कारण नहीं हुआ इसका। मतलब ये एक है कि मनुष्य जो होते हैं वो भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्यों असमर्थ होते हैं, क्यों का कारण ये नहीं है। ठीक है, ये अपने में तो सही है, मनुष्य अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन ये इसका मेन कारण नहीं है। कथन ए का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है यार। ठीक है, अब ये आया कहाँ से है, ये जो आया है ये आपका आया है प्राणियों में पोषण, प्राणियों में पोषण नाम का चैप्टर है। अब लेकिन ये आया है क्लास 7th की बुक से। ठीक है, क्लास 7th की बुक से, साइंस से, विज्ञान से आया है। तो विज्ञान जो है कितना इंपॉर्टेंट है, तो विज्ञान को पढ़ डालिए। और क्वेश्चन नंबर 164 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 164 में कह रहा है कि कौन सा सही है। तो सही देखिए इसमें ग्रुप्स में बनाने हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला कह रहे हैं कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। और काटी गई फसल के भूसे से बीजों दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं, ये भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई कहलाता है, गलत है। दो चीज़ें कैसे एक ही कहलाएंगी, काटना को कटाई ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब डी देख लेते हैं, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब ए बी और डी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, अब चलिए हम देख लेते हैं कि खरपतवार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं नोट्स बना करके वहाँ से। वैसे तो मैं आपको दे दूँगी एनसीईआरटी के नोट्स, अच्छे से करवा दूँगी, लेकिन यहाँ पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देखिए खरपतवार होते क्या हैं, अवांछित पौधे होते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। देखिए एक एक क्यों लिखा है, मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन छाप के आता है ना, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये कारण होगा, ये कारण होगा, कि ये कारण होगा, कि क्या होगा ना, बिल्कुल प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए मैंने एक एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी लिखी हैं यहाँ पे। कुछ खरपतवार कटाई में बाधा डालते हैं, मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले होते हैं। कुछ कुछ खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पण और बीज बनने से पहले का होता है। देखिए ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि खरपतवार कब हटाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन में आ सकता है। और खरपतवार नाशी कौन कौन से होते हैं, खरपतवार नाशी होता है 2,4D, ये यूज़ कर जाता है खरपतवार नाशी में के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मैंने आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, जिससे आपको समझ में आए कि सारी ही चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, और सबका डीपली एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। 165 कह रहा है कि फ्रूट क्या है, जो फल क्या है, एक परिपक्व क्या है, एक राइपेंड क्या है। तो फल जो होता है ना, एक ओवेरी होता है। फल क्या होता है, ओवेरी होता है, अंडाशय होता है। फल एक अंडाशय होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166। तो क्वेश्चन नंबर 166 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 166 में कह रहा है कि बलुई मृदा सुवातित होती है, बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सैंडी जो सैंड वाली सॉइल होती है वो एरेटेड होती है। एरेटेड का मतलब होता है कि हवा उसमें अच्छे से घुलती मिलती है। भाई कोई भी बालू होगा तो उसमें स्पेस ज़्यादा होगा ना, बालू के कणों के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, तो वेल एरेटेड तो रहेगा, अच्छा अच्छा उसमें हवा तो रहेगा ही ना। ये ऑप्शन नंबर इसका ये जो असर्शन है दिया गया, ये कथन तो सही दिया गया है, अधिकथन जो है सही दिया गया है। अब लेकिन इसका कारण क्या है, इसमें कह रहे हैं कि बलुई मृदा के कण बहुत छोटे होते हैं। नहीं, अगर बहुत ज़्यादा छोटे होते ना तो उसमें स्पेस ही नहीं होता, वो तो मिट्टी बन जाता ना, वो
वो एकदम क्ले बन जाता, बहुत एकदम चिपचिपी वाली मिट्टी बन जाती ना, तो बहुत छोटे होते हैं। नहीं, छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं। तो इसका जो कारण है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये जो असर्शन है यही सिर्फ और सिर्फ सही है, जिसकी वजह से हम ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट करते हैं। ए इज़ ट्रू बट बी इज़ मतलब आर इज़ फॉल्स, इसका जो रीज़न है वो गलत है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हाँ, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये चैप्टर कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो ये आपके चैप्टर से लिया गया है सॉइल चैप्टर, सॉइल मतलब मिट्टी चैप्टर, जो मृदा चैप्टर है वहाँ से लिया गया है, क्लास 7th की बुक से, क्लास 7th की। तो देखिए जो होंगे बच्चे ना सीरियस, वो अभी से ही कर रहे होंगे कोशिश, क्योंकि एग्जाम आने पर ना दिमाग काम नहीं करता है। एग्जाम आने पर बस लगता है कि क्या मिल जाए, क्या पढ़ लें, क्या मिल जाए, कितनी जल्दी कवर कर लें। तो अब चलिए इसमें ये क्वेश्चन नंबर 167 को देख लेते हैं। 167 में क्या कह रहा है कि नीचे वायु से जुड़े हुए कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। अब इसमें भी ग्रुप्स में हमें चयन करना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मूविंग विंड इज कॉल्ड एयर, गतिशील पवन को वायु कहते हैं। नहीं, ये उल्टा बोल दिया इसने। उल्टा इसलिए बोल दिया क्योंकि मूविंग एयर को विंड कहते हैं, मतलब गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन किसको कहते हैं? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब बी देखते हैं, बी कहते हैं, बी कह रहा है कि वायु गर्म होने पे फैलती है। ये बात सही है कि वायु गर्म होने पे फैलती है। हमारा ए ऑप्शन कट गया था ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी काट देंगे, जिसमें ये है फर्स्ट भी काट देंगे। अब देखिए बी तो सही है। अब बी के साथ साथ हम देखते हैं लास्ट वाला कह रहा है वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाली ओर की चलती है। तो ये भी गलत कह दिया इसने। वायु जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायरिया इज नॉट फेटल डिजीज। डायरिया जो है, यहाँ पे हिंदी में भी देख लेते हैं। जो दस्त होता है एक घातक बीमारी नहीं है। ये कह रहा है दस्त एक घातक बीमारी नहीं है, जबकि दस्त घातक बीमारी होती है। अगर दस्त होने लगे बच्चों को तो जान जा सकती है डिहाइड्रेशन के कारण। ठीक है, तो कथन एक तो गलत हो गया। ठीक है, अब दस्त के कारण शरीर से जल और लवण की क्षति हो जाती है। ये बात सही है। जब दस्त होने लगते हैं तो कहा जाता है कि नमक चीनी का घोल दें, या फिर जो ORS आता है ना उसका घोल दें। तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि शरीर में जल और लवण की कमी होती है। जल मीन्स वाटर और सॉल्ट की कमी हो जाती है, जिस वजह से मतलब कि अगर कमी ज़्यादा हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, और ये एक घातक बीमारी है। तो कथन एक तो गलत हो गया, कथन एक गलत है, परंतु कथन दो सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अच्छा, ये आया कहाँ से है ये बता दे रहे हैं चैप्टर। ये आया है क्लास 12th से। सोचिए, मतलब क्लास 12th से आया है। आपको पढ़ना कहाँ कहाँ है, कितना पढ़ना है सोच लीजिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना भाई, एक एक नंबर तो जोड़ना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं होगा ना, क्योंकि पॉइंट पॉइंट से तो बहुत दिक्कत हो जाती है। पॉइंट पॉइंट से पिछड़ना बहुत कष्टकारी होता है। तो डायरिया वाला चैप्टर है, डायरी वाले ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 12th से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169। इसमें पूछ रहा है कि वाई आर पिचर प्लांट्स हेट्रोट्रोप्स। अच्छा, जो घटपर्णी होते हैं विषम पोषी क्यों होते हैं? अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, ये क्या कह रहा है। जो घटपर्णी है वही जो पौधे इंसेक्ट्स को खाते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं घटपर्णी पौधा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता, उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलते, उन्हें मृदा से पानी नहीं मिलता। अब घटपर्णी विषम पोषी क्यों होते हैं? विषम पोषी का मतलब ये है कि वो ये कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं ना, तो क्यों खाते हैं उसका सही कारण ये है कि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, इसलिए खाते हैं। देखिए, जो घटपर्णी पौधे होते हैं इनको कीटभक्षी पादप बोलते हैं। आप इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये पौधे का नाम है, वीनस फ्लाई ट्रैप। और सैंड्यू कीटभक्षी, सैंड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दो अलग अलग कीट भक्षी पौधे हैं। और यह यदि अब एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बनाया है कि यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, तो ये कीड़ों का भक्षण क्यों करता है? भाई फोटोसिंथेसिस करता है तो अपना भोजन खुद बना के खा लेना। इसका सही कारण ये है कि इससे मृदा से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से ये कीटों का भक्षण करके अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। ठीक है, तो इसका ये मेन कारण था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 जो कि सीटेट में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये चांगपा जनजाति के बारे में है।
तो चांगपा जनजाति के बारे में है तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। चांगपा जनजाति जो है घुमंतू लोग होते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी करेक्ट करना है ना। तो चांगपा जनजाति घुमंतू लोग होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है, सही बात है। चांगपा जनजाति जो होती है घुमंतू होती है। बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं, ये भी बात सही है कि बकरियों की जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतने बड़े ये लोग कहलाते हैं। और यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति नहीं, टिक कर रहने वाली कैसे, मतलब दो चीज़ें एक ही साथ कैसे कह रहे हैं। घुमंतू कोई घूमता भी और टिक कर कैसे रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट गलत हो जाएगा। और चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। तो ये बात सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बी डी तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट हो जाएगा। और हम चलिए देख लेते हैं चांगपा के बारे में कुछ प्रमुख बातें, चांगपा जनजाति के बारे में, जो कि हमने आपके लिए लिखी हुई हैं। चांगपा जनजाति में सिर्फ लगभग 5,000 लोग रहते हैं। भेड़ बकरियों का पालन होता है। ये लोग घुमंतू होते हैं, खास बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन बनता है। बकरी के बाल उतने ही नरम और गर्म होते हैं जितने ये जितनी ठंड में रहेंगे, जितनी ऊंचाई पर रहेंगे, उतने ठंड में रहेंगे, उतने इनके बाल अच्छे नरम और गर्म होंगे। इनके इनके टेंटों को रेबो कहा जाता है। इनके टेंटों को रेबो 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 के बीचों बीच मतलब धुआं निकलने के लिए एक बहुत छेद होता है, ठीक है। तो इस चूल्हे का धुआं, ऐसा नहीं कि आग लग गई है, नहीं, चूल्हे का जो धुआं होता है खाना बनने का। और सर्दियों में तापमान शून्य से भी नीचे डिग्री का रहता है यहाँ पे। और हवा सर्दियों में बहुत तेज चलती है, 70 किलोमीटर पर आवर की हवा चलती है, इतनी तेज चलती है। अब यहाँ पे और भी देख लेते हैं। भेड़ बकरियों के रहने वाली जगह को, जहाँ भेड़ बकरियाँ रहती हैं, उस जगह को लेखा कहते हैं। पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर लेखा की दीवारें बनाई जाती हैं। लेखा कैसे बनते हैं, जहाँ जहाँ भेड़ और बकरियां रहती हैं वहाँ की दीवारें कैसे बनती हैं, तो पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाया जाता है। और ये क्या करते हैं ना, पहचान के लिए अपने जानवरों पे खास तरह का निशान बनाते हैं। और रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर मतलब निकालते टाइम गिनकर लेके जाते हैं और गिन करके लेके वापस आते हैं। इन इन ये जो चराने वाला काम है ये औरतों और जवान लड़कियों का होता है। आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो मुझे अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो। और क्योंकि केवी का मैं तैयारी करवा रही हूँ तो होल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं बात केवी की ही करूँगी। और मैं करंट अफेयर्स का एक सेशन स्टार्ट कर दिया है मैंने शॉर्ट वीडियोज़ में, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वन लाइनर के बताती हूँ। वहाँ पे आपको क्या करना है कि जाके बस शॉर्ट्स में देख लेना है जल्दी से, जिसके पास टाइम नहीं होता तो उतना देख सके, अपना चीज़ें अपडेट करता रहे ताकि इकट्ठा ना हो कोई चीज़, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, नमस्कार।